पी एलिमेंट। उससे पहले हमने नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स डिस्कस किए। उनमें मेनली वेट फॉर 1 सेकंड। फाइन। सो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन और नाइट्रोजन के कंपाउंड देखे। नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर हमने नाइट्रोजन की ऑक्साइड और मेनली दो कंपाउंड डिस्कस किए, दैट इज अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर? एंड देन वी स्टार्टेड फोस्फोरस। फोस्फोरस के अंदर सबसे पहले हमने फोस्फोरस के एलोट्रोप्स देखे। कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट अनस्टेबल, दैट इज लीस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फोस्फोरस? व्हाइट फोस्फोरस। क्लियर? और उसका रीजन हमने देखा कि व्हाइट फोस्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन दैट इज हाईली रिएक्टिव। देन और फिर हमने डिस्कस किया अनदर फॉर्म ऑफ फोस्फोरस दैट इज ब्लैक फोस्फोरस एंड रेड फोस्फोरस। सो कैन यू टेल मी रेड फोस्फोरस कैसे प्रिपेयर किया हमने? बाय हीटिंग येलो फोस्फोरस एट 240 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि जिस टेम्परेचर पे एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर? और उसके बाद लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि ब्लैक फोस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो दैट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर काफी स्टेबल रिंग्स होती हैं और उस स्टेबिलिटी के कारण ब्लैक फोस्फोरस जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्लियर? स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे का ऑपोजिट होती है। यदि कोई स्टेबल है तो कम रिएक्टिव होगा, यदि अनस्टेबल होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद हमने फोस्फोरस के कंपाउंड डिस्कस किए। सबसे पहले हमने फोस्फोरस की ऑक्साइड देखी, दैट इज P4O6 एंड P4O10। क्लियर? उनको कैसे बनाना होता है? यदि हम ऑक्सीजन को लिमिटिंग लेंगे तो P4O6 बनेगा और एक्सिस के अंदर P4O10। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सेकेंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड दैट इज PH3 फॉस्फेट। क्लियर? तो फॉस्फरिन हमने दो मेथड से प्रिपेयर किया और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द स्मेल ऑफ फॉस्फरिन? एग्जैक्टली, दैट इज रोटन एग और गार्लिक स्मेल एंड one of the important characteristics that is poisonous in nature. Then next compound is the oxy acid of phosphorus. Got it? Next compound of phosphorus is oxy acids of phosphorus. Oxy acids of phosphorus. तो बेटा ऑक्सी एसिड की बात करें तो हमने इनको पहले भी डिस्कस किया था, इनके स्ट्रक्चर हमने देखे। Got it? तो ऑक्सी एसिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक एक दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखना। नंबर 1 दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड दैट इज HCPO2। HCPO2 इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? एक कैप मतलब फोस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, और उसके बाद जितने भी ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में लगा देंगे? OH की फॉर्म में। तो एक OH बन जाएगा, दो हाइड्रोजन बच गए तो उनको सिंगल बॉन्ड H। गॉट इट? नेक्स्ट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बस एक याद रखना है। बाय ट्रीटिंग व्हाइट फोस्फोरस विद अ बेस, by treating white phosphorus with a base, it will form BaH2PO2 whole twice plus CH3 plus water, and finally इसको आप H2SO4 से treat कर, you will get H3PO3 along BaSO4, H3PO2 along BaSO4, that's it. रोटेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना। वैसे मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी बताई है कि व्हाइट फोस्फोरस को जब बेस में डालेंगे तो क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन। याद है हमने P4 की रिएक्शन NaOH से कराई, जब डिसप्रपोर्शनेशन हुआ, सेम यहाँ पे भी हुआ।
फोस्फोरस 0 से +1 और -3 में कन्वर्ट हो गया, इजंट इट? तो बताओ 0 से +1 गया, व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब 0 से -3 में जाएगा, रिडक्शन। तो ओवरऑल दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, दूसरा ऑक्सी एसिड, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस। ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, H3PO3। इसको फोस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ। वेरी सिंपल, सेम अप्रोच। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाओ, बाकी ऑक्सीजन OH की फॉर्म में और बाकी हाइड्रोजन बताओ। टेल मी। डन। कितने OH आएंगे? 2 OH। वेरी गुड। ठीक है, कैसे बनाएंगे? P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन के बाद कितने बचे? 2। तो दोनों OH, दोनों ऑक्सीजन किस फॉर्म में? OH की फॉर्म में। तो 2 OH और 1। डन। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके 2 तरीके याद रखो। पहला मेथड, अच्छा बताओ P4O6 का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या था? ये हमने पहले भी डिस्कस किया। P4O6 का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है? H3PO3। दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। जब हमने P4O6 का डिस्कशन किया, वहां पे इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखा था। क्लियर? नेक्स्ट, और इसमें मैंने आपको एक लॉजिक भी बताया था कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वही ऑक्सीडेशन नंबर किसमें होगा? इसके अंदर। याद है? इसमें फोस्फोरस क्या आया था? +3, और इसमें भी +3। ठीक है, इसके अलावा PCl3 का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, PCl3 + H2O, that will give you H3PO3 + HCl। H3PO3 + HCl, इसमें भी ये लॉजिक ले सकते हो। देखो यहाँ पे फोस्फोरस का चार्ज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर +3, और यहाँ पे भी फोस्फोरस क्या है? +3। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, नंबर 3 इज ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक, टेल मी द फॉर्मूला। H3PO4। H3PO4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। H3PO4, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ड्रॉ दिस। कितने OH बॉन्ड होंगे? 3 OH बॉन्ड। वेरी गुड। क्या यहाँ पे PH बॉन्ड होगा? फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इट इज P डबल बॉन्ड O। तो 4 में से एक ऑक्सीजन हमने डबल बॉन्ड की फॉर्म में लगा दिया, 3 ऑक्सीजन बचे, तो तीनों हम OH की फॉर्म में लगा देंगे, लाइक दैट। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वेरी गुड, P4O10। P4O10 का हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या मिलता है? H3PO4। इजंट इट? यहाँ पे फोस्फोरस +5 में था, और यहाँ पे भी फोस्फोरस +5 में होगा। इसी तरह से नेक्स्ट, मान लो बेटा आपने PCl3 की जगह PCl5 का हाइड्रोलिसिस कराया, तो भी आपको H3PO4 मिलेगा। H3PO4 एंड प्लस नंबर 4 इज मेटाफॉस्फोरिक। ये कैसे बनेगा देखिए, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक इज HPO3। मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज HPO3। बहुत सिंपल है। ऑर्थोफॉस्फोरिक को हीट करके वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो। नोटिस, ऑर्थोफॉस्फोरिक को हीट करो, H3PO4, इसको हीट करो और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो, तो यू विल गेट HPO, मेटाफॉस्फोरिक।
So that is all about nitrogen family. Clear? तो ये जो डिस्कशन था ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड था। इसके अंदर अब हमने सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हमने एलिमेंट वाइज डिस्कशन किया। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको ऊपर के 2 एलिमेंट डिटेल में देखने होते हैं। क्लियर? नाइट्रोजन फैमिली वैसे तो उसमें 5 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, बट हमने डिटेल में किसको डिस्कस किया? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्लियर? ऐसा ही हमें आगे के ग्रुप एलिमेंट का डिस्कशन करना है। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फैमिली। हेडिंग डालें ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली का मतलब कौन सा ग्रुप? विच ग्रुप? ग्रुप नंबर 16। क्लियर? राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 16 ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नोटेशन है। कैन यू टेल मी मेंडेलीव ने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया था? ग्रुप 8। हाँ, 8 ग्रुप तो थे, बट इसका नोटेशन क्या था? एनीवन? याद होना चाहिए ये। चलो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का मैं बता रहा हूँ, बाकी डी और एफ का आप एक बार रिवाइज करना। पीरियोडिक टेबल में ये हमने डिस्कस किया था। क्लियर? देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं नीट में और इवन बोर्ड में भी। ग्रुप 1 और 2 को कहते हैं बेटा 1A से 2A। क्लियर? ग्रुप 1 और 2 को क्या कहते हैं? 1A और 2A। फर्स्ट ग्रुप को हम कहेंगे 1A, सेकेंड ग्रुप को 2A। इसी तरह से ग्रुप नंबर 13 से लगा के 18 तक, या फिर 13 से लगा के 17 तक, इनको कहते हैं 3rd A से 7th A। लाइक वेरी सिंपल। क्लियर? तो ग्रुप 1 इज 1A, ग्रुप 2 इज 2A, ग्रुप 13 से लेके 17 तक क्या कहेंगे? 3rd A से 7th A। तो 13 को क्या कहेंगे? 3rd A, 14 को 15, इस तरह से। तो बताओ ग्रुप 16 क्या हो गया? 6A। क्लियर? तो दिस इज 6A ग्रुप। 6A ग्रुप एज पर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। और 18 को आप याद रख सकते हो, 18 को कहते हैं जीरो ग्रुप और नोबल केस। जीरो ग्रुप और नोबल केसेस। देन ऑक्सीजन फैमिली का एक कॉमन नेम होता है बेटा, दीज आर नोन एज चाल्कोजेन। चाल्कोजेन। ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स आर नोन एज चाल्कोजेन। कैन यू टेल मी व्हाई दे आर नोन एज चाल्कोजेन? जैसे ग्रुप 15 को हमने क्या कहा था? निकोजन। क्लियर? क्योंकि नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज स्टिफनेस। उस प्रॉपर्टी के कारण ग्रुप 15 के एलिमेंट को निकोजन कहते हैं। और ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दे आर ओवर फॉर्मिंग। तो जितनी भी ओवर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ग्रुप 16 के एलिमेंट मिलेंगे। जैसे हेमेटाइट ओर याद है, Fe2O3, वहां पे ऑक्सीजन है इस ग्रुप का। पायराइट ओर जिसमें सल्फर होता है, सल्फर भी इस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, तो मैक्सिमम ओर्स जो हैं उनमें ये एलिमेंट्स होते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेन बिकॉज दे आर और फॉर्मिंग एलिमेंट। ये ओर्स बनाते हैं because they are or forming. Next, now we are going to discuss general properties of group 18. General properties of group 18. General properties में, as we know, first property which we are going to discuss is conjugation. Write down electronic configuration. Okay, ठीक है,
आज क्लासेस बैक टू बैक है तो मीटर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइन। तो आप बताइए क्या होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन? वेरी गुड, NH2 NP4। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP4। इसका मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 4, हाउ मच? 6। क्लियर है? अब वन बाय वन करके हम सभी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट होता है बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्लियर? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इनके नाम याद होने चाहिए आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन की। एज ऑक्सीजन इज बिलोंगिंग टू विच पीरियड? सेकेंड पीरियड। इसका मतलब सेल नंबर क्या हो जाएगा? n = 2। तो n की जगह 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2s2 2p4, 2s2 2p4। बट ये तो इसके आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर क्या होगा? हीलियम, इजंट इट? पिछली वाली नोबल गैस, इट इज 8, 8 से जस्ट पिछले क्या आता है? दैट इज हीलियम। और याद नहीं है तो ये बेटा आप अच्छे से याद करो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, व्हाट अबाउट नियॉन? 10, आर्गन का 36, 54 और रेडॉन का कितना होता है? 86। क्लियर? तो यदि आपको इनके एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है तो भी आप यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे सल्फर, सल्फर कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। मतलब सेल नंबर क्या हो गया? 3, n को 3 रखो, 3s2 3p4। सल्फर के जस्ट पिछली नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 16 है इसका, तो 16 से जस्ट पिछली नोबल गैस कौन सी होगी? नियोन, नियोन 3s2 3p2। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट है सेलेनियम। अब बात आई कि सर इनके एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेंगे? तो ध्यान से समझना, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है और क्लोरीन के बाद क्या आता है? आर्गोन। यहाँ पे हम 2 कदम आगे चले, 2 कदम पीछे चलें तो इनका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। दैट मीन्स आर्गन का 18, उससे पिछले वाला 17, उससे पिछले वाला 16। इसी तरह से सेलेनियम क्रिप्टॉन के पीछे है तो इसका 36, 35 और इसका क्या हो जाएगा? आया समझ में? किसी भी तरह से आप रिलेट कर सकते हो। 34 के पिछले नोबल गैस कौन सी हो जाएगी? वेरी गुड। इसका पीरियड नंबर क्या होगा? वेरी गुड। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब फोर्थ पीरियड में कौन सा सबसेल आ जाएगा? डी सबसेल। तो अब आपको डी भी भरना पड़ेगा, दैट मीन्स CD10 ये तो भरना ही है। और बाकी ये जो चल रहा है दैट इज फोर्थ पीरियड इज 4s2 4p4। क्लियर है सभी को? एनी डाउट अप टू दिस? चलिए, तो अगला वाला आप खुद से बताइए। सबसे पहले मुझे बताओ टेलुरियम का एटॉमिक नंबर। एनीवन? 52। क्लियर है? कैसे आया? 54, एक स्टेप पीछे आए तो 53 और एक और स्टेप पीछे आए तो 52। वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? विच नोबल गैस विल बी यूज? क्रिप्टॉन। क्लियर? 54 के जस्ट पिछली वाली नोबल गैस क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। यहाँ पे भी डी सबसेल आएगा 4d, दिस इज 4d10। फिफ्थ पीरियड है तो 5s2 5p4। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। पोलोनियम का कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर तो 84 आएगा, एनी डाउट? आ रहा समझ में? 86 से पीछे आए तो 85, एक और पीछे आए तो 84। ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। टेल मी द कॉन्फ़िगरेशन। एनीवन?
4F होगा 6 पीरियड में F सेल भी स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। तो इट वुड बी 4F14। तो आंसर होगा xenon 4F14 5D10 6S2 6P4। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, वन मोर थिंग, इसको हमने स्टार इसलिए बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार इसलिए बनाया क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। क्लियर, दिस पोलोनियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 16। लिखा सभी ने? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट डाउन मेटेलिक करेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक करेक्टर। सेकंड वन इज मेटेलिक करेक्टर। बताओ ग्रुप 15 में क्या ट्रेंड था टॉप टू बॉटम? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज है, यहाँ पे भी सेम है, राइट डाउन मेटेलिक करेक्टर increases, metallic character increases down the group। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? पोलोनियम। एंड लीस्ट मेटेलिक इज ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो इनका एक्चुअल नेचर देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं बेटा, दीज आर नॉन मेटल। सेलेनियम और टेलोरियम जो होते हैं, दीज आर मेटलॉइड, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। If we talk about polonium, this is the only metal in group number 16. This is metal. चलिए, तो पहली जनरल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड प्रॉपर्टी इज मेटेलिक कैरेक्टर एंड विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी राइट डाउन, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी एंड एटॉमिक वॉल्यूम। थर्ड वन, atomic radii, density and atomic volume। तीनों का सेम ऑर्डर होगा। एटॉमिक रेडियस बताओ क्या ट्रेंड होता है टॉप टू बॉटम? इंक्रीज करता है। और ग्रुप नंबर 16 में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसको हमें याद रखना होता है, बट ग्रुप 13 में एक एक्सेप्शन होता है, याद है किसी को? ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और एआईपीएमटी का भी ये क्वेश्चन है। ग्रुप 13 में क्या था? यस, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। क्लियर। तो टी ब्लॉक में अंदर सिर्फ एक ही जगह एक्सेप्शन मिलता है, दैट इज एल एंड जी, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो साइज गैलियम की बड़ी होनी चाहिए बट एक्चुअल में छोटी हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपली राइट डाउन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो तीनों ऑर्डर, चाहे एटॉमिक रेडियस की बात करें, ये भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, या फिर हम एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें, इसका भी सेम ट्रेंड है, और डेंसिटी का भी सेम ट्रेंड है। तो विच इज द लीस्ट डेंस ग्रुप 16 एलिमेंट? ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ इज अनदर सिमिलर प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो एज गैड इंक्रीजेस, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे।
ब्रैकेट में लिख लो रिलेटेड विथ मास, रिलेटेड विथ मास, इजंट इट? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, मास बढ़ता है, और जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। क्लियर? हमेशा याद रखना जो वांडरवॉल फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो मास पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वांडरवॉल फोर्सेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है उधर आयोनाइजेशन का, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दोनों का ट्रेंड होगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्लियर? तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बेटा आपको दो वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर। बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी गुड, 3.5। दिस इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और सल्फर की होती है 2.5, सिमिलर टू कार्बन, कार्बन की जैसी। और ऑक्सीजन में आप लिख लीजिए सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर? फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, और उसकी कितनी होती है 4.0। क्लियर? वैसे तो आपको याद होगी, नहीं तो एक और ट्रिक आप लिख सकते हैं, देखें ठीक क्या है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकेंड पीरियड के अंदर एक सिंपल सी ट्रिक होती है, 0.5 से डिक्रीज करते चलो। क्लियर? फ्लोरीन की कितनी होगी 4.0, अब 0.5 घटाओ 3.5, नाइट्रोजन की, कार्बन की, बोरोन की 2.0, 1.9, 2.1 ऑलमोस्ट सिमिलर, और इसकी 1.5 एंड दिस इज 0.9 अराउंड। तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट करिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि सेकंड पीरियड में फ्लोरीन में से 0.5 घटाते जाएं तो बाकी सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट डाउन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक, कैटेनेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैटेनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्लियर? और टेल मी कब कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कोई भी एलिमेंट, याद करो दो कंडीशन बताई थी, जब उसकी साइज छोटी होती है, और साइज छोटी होगी तो उसके बीच बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। So when a certain element shows catenation, when the size of atoms of that particular element is small further, and it will show larger extent of overlapping. छोटी साइज के साथ ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा हो ताकि बॉन्ड क्या बने, स्ट्रॉन्ग। यदि स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो ज्यादा बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, 2 से 3 बॉन्ड बन के ब्रेक होने लगेंगे। यदि हमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा। तो कैटेनेशन की बात करें so answer would be oxygen and sulfur shows catenation property. Oxygen and sulfur shows catenation property. Next,
अच्छा, इसमें आपको ऐसे पूछ लिया जाए उल्टा कि सेलेनियम कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये भी हो सकता है। क्या रीजन एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल सही है। और जो बॉन्ड बनेंगे सेलेनियम के बीच में वो क्या होंगे? वीक होंगे। क्लियर? तो ये आप नोट कर सकते हैं, राइट डाउन नोट करके। टेलुरियम डू नॉट सोर्स, या फिर सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तीनों लिख SC, TE, TO, SE, TE, TO do not source catenation properties because of large size, and weaker bond. Because of large size and weaker bonds. Next property is allotropes. Write down. I think 6 or 7 should be allotropy. Allotropy. तो ये प्रॉपर्टी हमने ग्रुप 15 में भी डिस्कस की थी। कैन यू टेल मी ग्रुप 15 के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो एलोट्रोपी शो नहीं करता? ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन फैमिली के अंदर एनीवन? ये हमने डिस्कस किया था और आपको याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन जो लास्ट का एलिमेंट था, क्लियर? बट ग्रुप 16 में ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी एलिमेंट हैं उनके एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। नाउ व्हाट इज एलोट्रोपिक फॉर्म? जब एक एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे। जैसे बेस्ट एग्जांपल कार्बन। कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 से ज्यादा में करता है, बट मेनली 3 एलोट्रोप है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। तो इसी तरह से ग्रुप 16 की बात करें तो सारे एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। राइट डाउन all the elements shows allotropy. All the elements shows allotropy. तो देखो क्या क्या एलोट्रोप्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप होते हैं, O2, O3। O2 इज डाई ऑक्सीजन, O3 क्या होता है? ओजोन। क्लियर? डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन। नेक्स्ट सल्फर, आपने सुना होगा बेटा, एसिड, वेरी गुड। और उसके नाम सुने होंगे, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। तो ये इसके एलोट्रोप होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक एंड वन मोर, दैट इज अमोर्फस सल्फर। अमोर्फस सल्फर। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी याद है, O2, O3। सल्फर में भी रोम्बिक पता है, मोनोक्लिनिक पता है, नया क्या है? प्लास्टिक और अमोर्फस। नेक्स्ट सेलेनियम की बात करें तो इसमें 2 फॉर्म होती है। एक होती है बेटा रेड फॉर्म, ये नॉन मेटेलिक होती है। रेड फॉर्म जो है दैट इज नॉन मेटेलिक। और एक होती है ग्रे फॉर्म, दैट इज मेटेलिक इन नेचर। दैट इज मेटेलिक इन नेचर। नोटेड? और आपको याद है तो थोड़ी देर पहले हमने जब क्लासिफिकेशन किया तो सेलेनियम को क्या लिखा था? मेटेलॉइड। याद है? तो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस फॉर्म की वजह से वो मेटेलॉइड है। तो एक है इसकी रेड फॉर्म जो नॉन मेटेलिक है, और एक है ग्रे फॉर्म दैट इज मेटेलिक। नेक्स्ट टेलुरियम होता है अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट इज पोलोनियम। पोलोनियम एग्जिस्ट करता है बेटा अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म में। अल्फा एंड बीटा फॉर्म। नोटिस
Next and last, general properties oxidation number, one of the most important. Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए ग्रुप 16 की क्या होनी चाहिए? -2, वेरी गुड। जो जनरल है मोस्ट कॉमन है दैट इज -2। डन। तो राइट डाउन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे कॉमन चार्ज है वो होता है -2। तो जब ऑक्सीजन पे -2 आता है सभी को याद है इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड। सल्फर पे -2 को सल्फाइड, लाइक दैट। तो सबसे कॉमन चार्ज होता है -2। इसके अलावा रेंज की बात करें कि मिनिमम कहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो रेंज इज -2 to +6। क्लियर? तो रेंज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। So if we talk about general range, range is minimum -2 to +6। ऐसा क्वेश्चन आपको मेन नीट के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेंज ऑफ ग्रुप 16? रेंज इज -2 to +6। नोटेड, मिनिमम क्या होगा? -2 और मैक्सिमम +6। नेक्स्ट आप नोट करके लिखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम केसेस में -2 शो करता है। ऑक्सीजन बहुत ही रेयरली प्लस शो करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि बेटा अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने डिस्कशन किया। तो देखो फ्लोरीन की क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की क्या थी? इसका मतलब ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब कोई ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं ला सकता। तो कैन यू टेल मी which element will attach with oxygen to create a plus charge? Exactly, क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे नेगेटिव आता है और कम वाले पे पॉजिटिव आता है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा सिर्फ कौन है? फ्लोरीन। तो जब ऑक्सीजन पे फ्लोरीन अटैच होगा तभी प्लस चार्ज होगा, अदरवाइज हमेशा -2। क्लियर? तो राइट डाउन ऑक्सीजन मोस्टली shows -2 oxidation state। Oxygen shows mostly -2 oxidation state, but in rare cases, when it attached with fluorine, shows positive oxidation number। When it attached with fluorine shows positive oxidation number। वो रेयर केसेस क्या है इनको भी आप याद करो तो अच्छा है, दैट इज OF2 और O2F। ये उनमें से रेयर कंपाउंड है जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में है। यहाँ पे ऑक्सीजन +2 की फॉर्म में है और यहाँ पे ऑक्सीजन +1 की फॉर्म में। अदरवाइज हमेशा ऑक्सीजन -2 में ही मिलेगा। नेक्स्ट, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को ऑक्सीजन का? क्लियर? क्या पॉइंट था? ज्यादातर -2 में रहेगा, प्लस हमेशा किसके साथ बनाएगा? फ्लोरीन के साथ। सेकंड पॉइंट राइट डाउन। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप खुद से बताइए कि इफ वी टॉक अबाउट -2 चार्ज, तो इसकी टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज? फिर से सोचो, एक क्लू दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, उससे आप रिलेट करके बताओ। अभी हमने डिस्कस किया कि टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। इसका मतलब -2 की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी।
isn't it? क्योंकि मेटल नेगेटिव चार्ज एक्वायर नहीं करते, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, प्लस चार्ज. तो राइट डाउन tendency to show -2 oxidation number, tendency to show -2 oxidation number decreases down the group, decreases down the group. Clear? लिखा सभी ने? अब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो इसका रीजन क्या होगा? सी ऑक्सीजन cannot show +4 +6. How you will explain this? Oxygen cannot show +4 and +6. What will be the reason? क्योंकि ऑक्सीजन किस पीरियड से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से. और सेकेंड पीरियड से बिलोंग करने के कारण ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है. आया समझ में? 3 बॉन्ड कैसे? ध्यान से समझना. ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो 2 तो नॉर्मल बॉन्ड बना लिए, ऑक्टेट कंप्लीट, फाइन. अब इसको और बॉन्ड बनाने के लिए अपनी वैलेंसी को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड. एक्सपेंड करने के लिए उसको डी सबसेल की रिक्वायरमेंट होगी, इजंट इट? जैसे ध्यान से समझना, ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4. तो जब 2s बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 2s 2p. अब देख के बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 2. इसका मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2. अब यदि इसको और बनाना है तो इसको क्या चाहिए बेटा? खाली ऑर्बिटल चाहिए, डी ऑर्बिटल. तो क्या सेकेंड पीरियड में 2d एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. दैट मीन्स नहीं करेगा तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा. आया समझ में? तो बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल it can show maximum covalency of 2. Clear? तो 2 करेक्ट है या फिर कुछ और बॉन्ड बन सकते हैं? एग्जैक्टली मैक्सिमम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. क्लियर? तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 नॉट 2. 2 कोवेलेंट बनेंगे और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. आया समझ में? तो राइट डाउन ऑक्सीजन डू नॉट शो +4 and +6 oxidation number. Oxygen do not show +6 and +4 oxidation number because of unavailability of vacant d orbital. Because of unavailability of vacant d orbital. बेटा ये चीजें आप जरूर लिखना. These are very very important. इन्हीं से समझ आएगा. Because of unavailability of vacant d orbital. देखा सभी ने? इसको जरूर मेंशन करें. Why this oxygen cannot show +4 and +6? इसके पास डी नहीं है. डी होता तो ये ज्यादा बॉन्ड बना के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता. अच्छा बताओ सल्फर शो कर सकता है +4 +6? यस, क्योंकि सल्फर कौन से पीरियड में आ जाएगा? थर्ड पीरियड में. और थर्ड पीरियड में क्या आने लग जाता है? 3d सबसेट. आया समझ? तो यू कैन राइट सल्फर कैन शो. नेक्स्ट पॉइंट, सल्फर कैन शो -2, +2, -2, +2, +4, +6. Sulfur can show -2, +2, +4, +6, 0 also, 0. क्लियर? एक नोट करके लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. और इसमें अभी तक जेई
इसके अंदर क्वेश्चन आया, नीट में भी आने के चांसेस हैं। बेसिकली ये जो नोट है ये रेडॉक्स चैप्टर से रिलेटेड है, बट ऑल्सो रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन। क्या नोट है कि बेटा जब भी कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, किस ऑक्सीडेशन में, हाईएस्ट में, तो उसका जो नेचर होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कोटेड, एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल शो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। राइट डाउन, an element in highest oxidation state, an element in highest oxidation state will shows oxidizing property. लिखा सभी ने? तो हाईएस्ट के अंदर वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, इस हिसाब से हम बाकी भी रिलेट कर सकते हैं। लोवेस्ट में हुआ तो कौन सी प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग। इंटरमीडिएट हुआ तो दोनों। आया समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट, an element present in intermediate oxidation state, an element present in intermediate oxidation state will show oxidizing as well as reducing property. Will show oxidizing as well as reducing property. लिखा सभी ने? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल इसी पॉइंट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जेई का है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, which of following can act as oxidizing agent as well as reducing agent? Which of following can act as oxidizing as well as reducing? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, one is SO2, second is SO3, third is H2SO4. ठीक है, तो कैन यू आंसर दिस? अभी बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। चेक करो, एनीवन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सल्फर का। नो, H2SO4 इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन, वेरी गुड। SO2 में क्या चार्ज है देखो, फर्स्ट इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा। SO2 में चार्ज है 4, SO3 में कितना है 6, और H2SO4 में भी कितना 6, isn't it? अब बताओ, जो इंटरमीडिएट है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, तो -2 से +6 हमने रेंज सेट किया था, याद है सभी को? सल्फर का रेंज क्या होता है, -2 से +6। इसके बीच में कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी, तो इनके बीच में इंटरमीडिएट है +4। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हाईएस्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मीन्स दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग मीन्स ऑक्सीडाइजेस होता है। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।